चलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पहला पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट जो एक फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, ठीक है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, ठीक है। कंपनीज के केस में कुछ और चीज़ें भी होती हैं, तो वो हम अभी इसमें नहीं पढ़ रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब होता है? अकेला बंदा काम कर रहा है तो उसको हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो हमने उसमें सबसे एक मेजर थिंग पढ़ी थी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस हिट करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? कौन से एक्सपेंसेस जो ब्रिंगिंग गुड्स टू पॉइंट ऑफ सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रिंगिंग गुड्स टू सेल, पॉइंट ऑफ सेल, सेल करने तक वाले, मतलब सेल करने से पहले वाले जो भी हमारे एक्सपेंसेस है वो हम डायरेक्ट में काउंट करके चलेंगे। जैसे कि डायरेक्ट लेबर, कैरेज इनवर्ड, ठीक है, ऐसे खर्चे जो फैक्ट्री में यूज़ होते हैं। उसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा था वेजेस एंड सैलरी का। वेजेस एंड सैलरी दो तरीके की हो सकती हैं, रादर दो जगह पे दी जा सकती है, एक फैक्ट्री में, एक ऑफिस में, ठीक है। जो फैक्ट्री में दी जाएगी वेजेस, मतलब भाड़ा, जो दिहाड़ी दी जाएगी, उसको कहेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंस, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में हिट करेगा। और वेजेस एंड सैलरी जो ऑफिस में दी जाएगी, जैसे हमारा ऑफिस बॉय है या फिर कोई एम्प्लॉई है, उसको हम सैलरी देंगे ऑफिस में, तो उसको हम P&L में हिट करेंगे। दैट इज़ नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज़ अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद हमने देखा था कि कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड में क्या फ़र्क होता है। इनवर्ड मतलब कि कोई फ्रेट का खर्चा, मतलब फ्रेट मतलब कि भाड़ा दिया हमने, ट्रांसपोर्ट कराया रॉ मटेरियल। इनवर्ड मतलब फैक्ट्री के अंदर लाया गया, तो इनवर्ड होगा, ये होगा हमारा डायरेक्ट। आउटवर्ड मतलब कि बाहर ले जा रहा है, तो बाहर जब कब ले जाया जाएगा? जब सेल होगा, तो सेल वाले हमारे मतलब आफ्टर सेल वाले सब होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। कैरेज इनवर्ड मतलब कि माल फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, आउटवर्ड मतलब कि बाहर जा रहा है। ऐसे ही हमने पढ़ा था रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या था? रिटर्न इनवर्ड था हमारा जब हम सेल रिटर्न करेंगे, सेल रिटर्न, जब हमने कुछ माल बेच दिया और वापस आ रहा है, तो सेल रिटर्न इनवर्ड। आउटवर्ड मतलब कि परचेज रिटर्न। ये हमने पढ़ा हुआ पिछली क्लास में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था, एक बार हटा देता हूँ थोड़ा। उसके बाद हमने देखा था COGS का क्या फॉर्मूला है। COGS में हमने पढ़ा था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज जो हम इस बार लेके आए, और जितना हमने माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, जितना हमारा बच गया, तो हमारे उससे निकलेगा क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो हमने गुड्स बेच दी है ना, उनकी कॉस्ट कितनी थी, ठीक है। तो वो चीज़ निकालने के लिए ये इसका भी हमारे एक डिटेल्ड पार्ट भी करूँगा, एक इसमें ट्रिक है, मैं आपको अभी समझा के चलूँगा आगे पर, ठीक है। उसके बाद में देखा था कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो वन टाइम होता है, लमसम होता है, असेट पे डील, असेट से रिलेट करता है। एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा टाइम टू टाइम होता रहता है, रिकरिंग होता है। एग्जांपल में लिया था मशीन खरीदी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन में हमने रॉ मटेरियल डाला तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमने देखा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? कुछ एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो एक साल से ज़्यादा के लिए चलते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सब के लिए चलते हैं। तो उसको हम क्या, पूरा 3 साल का जो भी है खर्चा, बेनिफिट, 3 साल का जो बेनिफिट, हमने एग्जांपल के लिया था एडवर्टीजमेंट, 3 साल का बेनिफिट का एक बारी में P&L में हिट कर दें? नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा है। तो क्या करेंगे? अगर हम फर्स्ट ईयर में खड़े हैं और मान लो कि ये 6 करोड़ का खर्चा है, तो हर ईयर 3 साल के हिसाब से 2-2 करोड़ बनता है। तो पहले साल वाला 2 करोड़ P&L में जाएगा, बाकी 4 करोड़ इस साल के एंड में। लेट्स से हम 31/3/2023 में खड़े हैं, तो इस साल का जो P&L बनेगा उसमें 2 करोड़ रुपए यहाँ पे जाएगा खर्चा, एज अ खर्चा। बाकी जो 4,000 बचा वो बैलेंस शीट के असेट साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्सटिशियस एसेट के नाम से 4 करोड़ यहाँ जाएगा। अगले साल क्या होगा? फिर नेक्स्ट ईयर फिर अगले साल फिर P&L इस 4 करोड़ में से 2 करोड़ उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? फिर 2 करोड़। फिर तीसरे साल में फिर P&L में 2 करोड़ हिट होकर पूरा खत्म होगा, ऐसे खत्म होगा, ठीक है। एक बारी में 6 करोड़ हम नहीं डालेंगे, ये हमने सब देख लिया था लास्ट क्लास में। इसको फिक्टिशियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज़ नॉट अ प्रॉपर एसेट, तो उस केस में हमने इसको बोला था कि ये फिक्टिशियस एसेट रहेगा, ठीक है।
अभी हम चलते हैं आगे। ये थे हमारी पिछली क्लास, पूरी पिछली क्लास मैंने रिवाइज करा दी। एक थोड़ा सा पिछली क्लास से और पीछे जाते हैं, बस मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अभी तक तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सब आइटम्स में, ये जो लिखे हैं सब, इन सब में कौन सा असेट है, कौन सा लाइबिलिटी है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा तुम्हारा इनकम है, कौन सा तुम्हारा लॉस है, कौन सा तुम्हारा गेन है। ठीक है, बस इतना बताना है तुम्हें। और ये चीज़ें कहाँ कहाँ जाएंगी, जैसे कि कैश। कैश सबको पता है हमारा असेट है, और कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। असेट है और बैलेंस शीट में। कैपिटल क्या है हमारा, कैपिटल हमारी क्या है, एक तरीके की लाइबिलिटी है, इसको इक्विटी भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इक्विटी बोलो इसको मेजरली तो, पर लाइबिलिटी मैंने इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे वो हेड में लाइबिलिटी के जाता है। बैलेंस शीट, बैंक भी मेरा असेट, बैलेंस शीट। सेल्स, सेल्स मेरी क्या है, इनकम। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। वेजेस मेरा एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर ऊपर अभी पॉइंट, अगर ऑफिस का है तो, सॉरी फैक्ट्री का है तो। क्रेडिटर मेरा लाइबिलिटी, बैलेंस शीट। सैलरीज मेरा एक्सपेंसेस, P&L, क्योंकि सैलरी कभी ऑफिस में, फैक्ट्री में नहीं दी जाती, ध्यान रखना। सैलरीज वर्ड यूज़ हुआ तो वो सीधा जाएगा तुम्हारा कहाँ पे, P&L। और जैसे इधर वेजेस लिखा तो ये सीधा जाएगा अभी ट्रेडिंग में। अभी देखो, ये पढ़ो, 10% लॉन्ग टर्म लोन, क्या हुआ इसको, 10% लॉन्ग टर्म लोन बेस्ड ऑन दिस। मेरा एक लोन है, पहले तो हमें लोन पढ़ के आ रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये लाइबिलिटी है, ठीक है, और बैलेंस शीट में जाएगा। पर तुम्हें ये बताना है मुझे, अभी 10% क्या लिखा है, 10% लॉन्ग टर्म लोन। सिंपल सा मतलब है, कुछ नहीं दिमाग लगाना इसमें। ये 10% का मतलब है उस पर इंटरेस्ट चार्ज कितना है, मैंने जो लोन उठा रखा है उस पर इंटरेस्ट कितना देना है मुझे, 10% का इंटरेस्ट है। ठीक है, फर्नीचर मेरा असेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। कमीशन रिसीव्ड मेरी इनकम है, ट्रेडिंग में जाएगा या फिर P&L में जाएगा। वैसे ट्रेडिंग में नहीं जाएगा ये, सॉरी, ये जाएगा तुम्हारा P&L में, इसको काटो, P&L में जाएगा। रेंट ऑफ बिल्डिंग मेरा एक्सपेंस है, P&L में जाएगा। डेटर असेट है, बैलेंस शीट में। बैड डेट एक्सपेंस है, P&L में। परचेजेस मेरा परचेजेस ही है, कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैंने P&L में डाले हैं ना, ये देखो, अब मैं P&L वाले डाल रहा हूँ, अभी हाईलाइट कर रहा हूँ बस। P&L में क्या क्या डाला है, सैलरीज, रेंट ऑफ बिल्डिंग हो गया तुम्हारा, बैड डेट हो गया, ये तुम्हारा P&L का आइटम है, मतलब P&L के एक्सपेंसेस वगैरह। ये रिसीव भी डाल दिया, कमीशन रिसीव, तो मेरा P&L का इनकम भी आ गई। मेरा पॉइंट क्या है, तुमको ये पता होनी चाहिए ये, क्योंकि तुम्हारे को हेल्प करेगा इसमें, और तुम्हें ये नहीं आएगा तो तुम बनेगा नहीं तुमसे। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या है। ठीक है, अब लेट्स से ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन मान लो, इसको मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में फिल करना है, तो मैं कैसे करूँगा, देखो साथ साथ करेंगे। पहला है कैश, अभी मैं बिना किसी उसके डाल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, सीक्वेंस के, तो देखते रहना। 1000 रुपये ये लिखा है, 1000 रुपये, ठीक है। कैपिटल 12,000, ठीक है। उसके बाद बैंक है मेरा 5,000, ठीक है। सेल्स है मेरी 1,25,000, वेजेस है 8,000, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिटर्स मेरे 15,000, सैलरी है 25,000, %10 लॉन्ग टर्म लोन है 5,000, 5,000 ही ना, 10% लॉन्ग टर्म लोन है 5,000, ठीक है। फर्नीचर है 15,000, कमीशन रिसीव्ड है 5,000, रेंट ऑफ बिल्डिंग है 13,000, ठीक है। फिर डेटर्स है मेरे 15,500 डेटर्स, ठीक है।
उसके बाद बेड डेट्स हैं 4,500। उसके बाद है परचेजेस 75,000। ठीक है, इतना मुझे दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से देख लो, तुम बता दो। देखो 1,25,000 टोटल आ गया, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बना कितना बताओ? $42,000 का प्रॉफिट आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, 42,000। और मेरा नेट प्रॉफिट बताओ अब। हो गया 47 का टोटल, 4500 ही प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट उठ के चला गया यहाँ पे, प्लस प्रॉफिट हो गया 12,000 प्लस 4,500 प्लस 15,000 प्लस 5,000, दैट इज 36,500 माइनस 1,000 माइनस 5,000 माइनस 15,000 माइनस 15,500। बैलेंस शीट तुम्हारी मैच हो गई है, मुबारक हो। तो यही क्वेश्चन होगा, बस ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसमें हमको बड़े देखने हैं, समझ गए? मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो तुम्हें समझ आया कि क्या बनाया मैंने, क्या करा। मेरे को ट्रायल बैलेंस मिल गया था, मुझे पता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे डालनी है, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, लॉस क्या है, गेन क्या है। मैंने सब कुछ वहाँ पोस्ट कर दिया। ठीक है। मैंने पहले क्या निकाला, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकला। ग्रॉस प्रॉफिट ये साइड बड़ी थी तो मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। उस ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र करा, उससे मेरा नेट प्रॉफिट निकला। नेट प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि नेट प्रॉफिट भी तो मेरा एक कैपिटल का पार्ट हो जाएगा ना अगले साल के लिए। ठीक है, तो मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। बस यही क्वेश्चन होता है, इतना ही क्वेश्चन होता है, बस इससे थोड़ा एडवांस होगा। ठीक है जी। और हम क्या क्या मिलता है इस एग्जाम्पल से, क्या क्या पता लगा? देखो 2-3 चीज़ें हमें पता लगी हैं कि अब मैं अगर इस एग्जाम्पल को देखूँ तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, अभी मैंने कैसे निकाला, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस या फिर परचेज, दोनों सब कुछ मिला के इज इक्वल टू जीपी। ये मैंने नीचे लिखा है। ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट इसी से, अब देखो मैंने क्या करा, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ डाल दिया, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये 5,000 माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और क्या लिखा, ऑल आइटम्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग में या फिर पीएनएल में या फिर बैलेंस शीट में। ये 3 चीज़ हमने अभी सीखी। ठीक है, क्योंकि तुम्हें हर बार ये नहीं बोलेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बना दो या फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो। ये भी बोल सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट है 5,000, परचेजेज है 10,000, ओपनिंग स्टॉक था 200, सेल्स बताओ कितनी है। तो तुम इसको रिवर्स कर लोगे ना, जीपी 5,000 प्लस परचेज प्लस ओपनिंग, ये मेरा सेल्स आ गया। इसमें हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक 0 है। अगर क्लोजिंग स्टॉक 0 है, क्योंकि मैंने जो सारा बनाया था सब बेच दिया, क्योंकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो, 2-4 क्वेश्चन करेंगे लगातार, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ दिस फ्रॉम अ पर्टिकुलर्स परटेनिंग टू ईयर 16-17। ठीक है, ओपनिंग परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, सेल, रिटर्न आउटवर्ड, फैक्ट्री रेंट, वेजेस। अब बात सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग, अभी पीएनएल का कुछ नहीं देख रहे हम, तो कुछ नहीं है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ डाल दिया मैंने 50,000, परचेजेस 1,10,000, और रादर में इसको ऐसे लिखता हूँ 1,10,000, और रिटर्न इनवर्ड क्या था बताओ? हाँ, सेल्स रिटर्न, सेल्स हो गई मेरी 3 लाख लेस सेल्स रिटर्न 5,000, नेट आ गया 295। ठीक है, फ्रेट रिटर्न आउटवर्ड क्या हुआ
परचेज रिटर्न 7,000, हाँ 1,03,000 ये हो गया मेरा। फैक्ट्री रेंट क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है? बिल्कुल, क्योंकि फैक्ट्री का है 30,000। वेजेस, अगर वेजेस लिखा हो और कोई इन्फॉर्मेशन ना मेंशन्ड हो तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन है, मैं इसका टोटल कर दूंगा 295, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, कहाँ गया कैलकुलेटर, ये रहा, 295 माइनस 50,000 माइनस 1,03,000 माइनस 340 70, 50 प्लस 1,03,000 प्लस 70,000, 223 माइनस 295, 72,000 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 72,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो गया कहानी, ट्रेडिंग अकाउंट तो इधर बना देते हैं। सेल्स हो गया मेरा 20 लाख, परचेजेज हो गई 15 लाख, वेजेस हो गया 1 लाख, स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल और स्टॉक एज ऑन, तो इसको ओपनिंग बोल सकते हैं, इसको क्लोजिंग बोल सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख, फ्रेड इनवर्ड्स 1 लाख, ठीक है। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, इसमें कितना आ गया, 24 लाख टोटल आ गया। 18, 19, 20, 4 लाख रुपए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद वो बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या था? सिंपल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग है 3 लाख, ठीक है। परचेजेस है मेरी 15 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस 4 लाख। अब तुम ये बोलोगे यार तुमने ये दोनों क्यों माइनस कर दिए? क्योंकि परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में माइनस होता है, ठीक है। तो 3, 18, 19, 20, 20 में 4 गए 16 लाख मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो तुम्हें कहने का क्या मतलब पता क्या निकल रहा है कि 16 लाख के गुड्स थे की कॉस्ट थी और मैंने 20 लाख का बेचा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें दोनों बनाने हैं, ठीक है। तो मैं एक ही बनाते हूँ, एक वैसे। ओपनिंग स्टॉक 8,000, परचेजेस 22,000, सेल्स 42,000, परचेज एक्सपेंसेस 2,500, सैलरीज एंड वेजेस तो इसका पार्ट है। अब देखो इसमें ना एक और ट्रिक है, अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा हो तो ट्रेडिंग का पार्ट है, अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हो तो पीएनएल का पार्ट है। जो पहले आएगा ना उसको पढ़ो, वेजेस ट्रेडिंग, सैलरीज पीएनएल। एडवर्टीजमेंट 1,000, उसके बाद बैड डेट्स 1200, रेंट 1200, बैड डेड 1200, रेंट 1200। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो मेरा खर्चा होगा कि इनकम होगी? अगर मैं किसी को दूंगा डिस्काउंट तो मेरा तो खर्चा होगा ना। तो डिस्काउंट अलाउड कितना है 600। कमीशन पेड है मेरी 1100। सेल्स एक्सपेंसेस 600, सेल्स एक्सपेंसेस 600 और बाकी है रिपेयर 600, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को बोल रहा है 4500 है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 47,500 टोटल आ गया, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो इसको 47,500 माइनस 8,000 माइनस 22,000 माइनस 2,500, 15,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट उठ के कहाँ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड 15,000 और मेरा 15,000 टोटल आ गया।
और मेरा नेट प्रॉफिट आ गया कितना, इसमें से माइनस कर दो 15,000 माइनस 3500 माइनस 1000 माइनस 1200 माइनस 1200 माइनस 600 माइनस 1100 माइनस 600 माइनस 600, 5200 मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। बस इतना करना है। ठीक है, समझ आया? बस इतना ही करना है इसमें, और इतना कुछ नहीं है। अब देखो यार, एक चीज़ ध्यान रखनी है। ये मैं तुम्हें इनकम स्टेटमेंट बना के दिखा रहा हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे माइनस करा मैंने। ये ना इतना, ये जो मैंने बना रखा है ना, ये पूरा एक अकाउंट है, ट्रेडिंग और P&L ही है, बस उनको मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में दिखाया, अकाउंट फॉर्म में नहीं। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये आ गया नेट सेल्स। उसमें से मैंने ओपनिंग हटाया, परचेज हटाया, डायरेक्ट हटाया, आ गया। उसमें मैंने ऐड करा स्क्रैप सेल और क्लोजिंग स्टॉक। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने ऐड करा इनडायरेक्ट इनकम और खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो, मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। इतना तो हम करते ही आ रहे हैं अभी तक, P&L का निकालते हुए आ रहे हैं। P&L है या ट्रेडिंग है? अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं इसमें वापस ऐड कर दूंगा ये जो मैंने, अब देखो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, इसमें मैंने ये सब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सब माइनस कर दिया। अब मैं वो कह रहा है जो 5200 निकला है ना, इस 5200 में मैं वापस ऐड कर दूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और हटा दूंगा इनकम। ध्यान रखना, ऐड कर दूंगा वापस से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और हटा दूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये क्या होती है? इनकम और एक्सपेंसेस विच आर ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर, जैसे कि इंटरेस्ट का खर्चा। इंटरेस्ट मतलब कि मैंने कोई लोन दे रखा है, उसको मुझे इंटरेस्ट पे करना है, मैंने ले रखा है लोन, उसको मुझे इंटरेस्ट पे करना है। टैक्स का खर्चा, लॉस बाय फायर, जो मेरा ऑपरेटिंग नहीं है खर्चा, जो कमाता हूँ या जो खर्चा करता हूँ वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? मेरा लोन लेना मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, टैक्सेस देना मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं, मेरा फायर में सामान जल गया, ये मेरा बिजनेस रिलेटेड नहीं है। डिविडेंड इनकम, मैंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था, मैंने कहीं कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, तो उसका मुझे डिविडेंड मिला। डिविडेंड कुछ होता है, अभी मत सोचो, बस इनकम आई, बट बिजनेस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस थी, तो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस है। तो वो क्या कह रहा है, जब तुम ये बनाते हो, P&L बनाते हो, तो क्या तुम ये देखते हो कि तुम इंटरेस्ट नहीं, इसमें तो तुम सब डेबिट कर देते हो, सब इनकम क्रेडिट कर देते हो इनकम, और कहते हो ये मेरा नेट प्रॉफिट है, नेट। वो कह रहा है अगर तुम्हें ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है, ऑपरेटिंग कि तुमने ऑपरेशन से कितना कमाया, तो तुम उसमें ऐड बैक कर दोगे, मतलब कि इसमें एडजस्टमेंट करोगे। अब मैं घटा के और ऐड करके यहाँ तक पहुँच गया हूँ। वो कह रहा है अच्छा तुम्हें ये निकालना है, तो तुम इसे, चलो ठीक है, एक काम करो, तुम एक्सपेंसेस वापस ऐड कर दो, तुम लेस करके आए हो ना ऊपर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वापस ऐड कर दो और इनकम हटा दो, तो मेरी ऑपरेटिंग इनकम निकल जाएगी, जिसको हम कहते हैं EBIT फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, EBIT, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के पहले जो इनकम थी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, नेट प्रॉफिट में हम सब कुछ ऐड कर देते हैं इनकम, और सारी कुछ माइनस कर देते हैं खर्चे। पर अगर हमें ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है, कि हम ऑपरेशन से कितना कमा रहे हैं, तो हमको वापस ऐड बैक कर देने हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और हटा देनी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक नोट डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट हेड ऑफ आइटम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तुम्हें ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा असेट है, कौन सा लायबिलिटी है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सी इनकम है, कौन सा लॉस है और कौन सा गेन है। ठीक है, अब ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, ये करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अब देखते हैं, मज़ा आएगा इसमें। ये मैंने बना दिया ट्रेडिंग, मैं बस रफ फॉर्म में बना रहा हूँ, ये तुम यही बना के आ जाओ पेपर में। सेल्स में डालूंगा 72,250, परचेज में डालूंगा 32,250, ओपनिंग में डालूंगा 7600, सेल रिटर्न में डालूंगा 1250, तो इसको ना ठीक से लिखते हैं, ऊपर की साइड को लिखता हूँ, एक मिनट। ओपनिंग में डालूंगा कितना 7600, परचेज में डालूंगा कितना 32,250 लेस परचेज रिटर्न है 250, तो मेरा 32,000 आ गया ये, और ये हो गया 72,7100
रेंट का खर्चा। अब अगला है रेंट। रेंट मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 250, सैलरी 3000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 200, ट्रैवलिंग 500, एडवर्टीजमेंट 1800, कमीशन पेड 150, ऑफिस एक्सपेंसेस 1600, वेजेस 2600, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 500, डेप्रीसिएशन, अरे वाह डेप्रीसिएशन भी आ गया, डेप्रीसिएशन, डिविडेंड, इनकम, ये दोनों इनकम है 2500, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 300 और क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 8000। ठीक है, सिंपल। अब मेरा एक बारी कितना हो गया, 79 हो गया इसका टोटल। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 79 माइनस 31,000 माइनस 7600 माइनस 2600, 36,800 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, जो मैं उठा के यहाँ डाल दूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट 36,800, इसका मैं टोटल कर दूंगा, नहीं ये हो गया कितना, 36,800 प्लस 500 प्लस 2500, 39,800 माइनस 300 माइनस 250 माइनस 3000 माइनस 200 माइनस 500 माइनस 1800 माइनस 150, 1600 माइनस 800 माइनस 300, 31,300 मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक और क्वेश्चन। अब मुझे बस एक चीज़ बता दो, बहुत अभी तक तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए था ये, कि जो अब देखो मैंने बैलेंस शीट वैसे तो मैं बताई नहीं, पर देखो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ना, एक क्लोजिंग स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स में, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना वो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक करके, और मेरा बैलेंस शीट में भी आता है यहाँ पे। बाकी कोई भी आइटम तुम ऐसे नहीं देखोगे जो या तो P&L ट्रेडिंग में आए या फिर बैलेंस शीट में आए, या तो वो असेट होगी या फिर मतलब असेट लाइबिलिटी इनकम, इन दोनों से एक ही चीज़ तो होगी। तो ये ऐसा क्यों आता है? अब देखो एक चीज़ बताना, मैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को क्यों डालता हूँ? किसी ने अभी से सोचने की कोशिश करी? मैं क्यों पूछा, बताता हूँ। देखो, क्योंकि मान लो कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे ओपनिंग आ गया 500, परचेज आ गया 1000, सेल कर चुका हूँ मैं 1600 रुपये का, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पे पड़ा है 400, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने निकाल दिया 2500 रुपये। ठीक है, क्या तुम में से किसी ने भी ये सोचने की कोशिश करी कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट में 500 है, ये ऐसे निकला होगा ना, 2000 टोटल आया होगा, फिर इसमें से ये हटा दिया होगा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट में 500 है, क्या इसमें 400 का पोर्शन तो क्लोजिंग स्टॉक से उठ के आ रहा है और 100 रुपये अलग है? फिर सुनना, क्योंकि मैंने इन दोनों को टोटल किया 2000 लिखा, फिर 2000 में से ये 1500 माइनस करा तो 500 आया। तो क्या इस 500 में 400 तो क्लोजिंग स्टॉक ही है? तो क्या क्लोजिंग स्टॉक मेरा प्रॉफिट का पार्ट होना चाहिए? जो सामान मैंने बेचा ही नहीं, जो सामान मैंने बेचा ही नहीं, क्या 500 रुपये में उसका पोर्शन होना चाहिए? क्या प्रॉफिट है मेरा? ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा 400 रुपये पड़ा ही मेरा प्रॉफिट है, पर ट्रेडिंग अकाउंट देख कर तो ऐसा ही लग रहा है कि 500 रुपये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी कुछ कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। क्या मैं ये सेंटेंस ठीक बोल रहा हूँ? मैं अब तुम बताता हूँ। देखो, पॉइंट समझ में आ गया कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? अब बात समझना, मेरे पास 100 रुपये की ओपनिंग गुड्स पड़े थे, प्लस मैंने 600 नहीं, 800 नहीं, 900, यार इसको ना कुछ कर दो तो 1100 रुपये का मैं परचेज करके लाया। मेरे पास टोटल गुड्स कितने पड़े हैं? अब 1200 रुपये के पड़े।
1200 के पड़े हैं, ध्यान रखना। और इस 1200 में से मैंने 800 के गुड्स सोल्ड करे, सोल्ड आउट हो गए, 400 के गुड्स अनसोल्ड रह गए। मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ वापस। 800 के गुड्स सोल्ड हो गए, 400 के गुड अनसोल्ड रह गए। ठीक है, ध्यान से सुनना। 800 के गुड बिक गए, 400 के नहीं बिके। जो ये 800 के बिक गए, क्या ये इसकी कॉस्ट? नहीं, ये तो इसकी सेल्स, सॉरी, क्या ये इसकी सेल प्राइस? नहीं, ये तो कॉस्ट प्राइस है ना। कि 1200 की वर्थ के गुड्स मेरे पे पड़े थे, जिसमें से 800 की कॉस्ट के गुड, वर्थ के गुड बिक गए, और 400 की वर्थ के गुड नहीं बिके। ठीक है, ये 800 की वर्थ के गुड्स लेट अस से 1500 के बिके। मैंने प्रॉफिट कमाया इसमें कितना? 700 रुपये प्रॉफिट कमाया। ये 800 की वर्थ के गुड्स 1500 में बिके हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए? अब देखो सिचुएशन, ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स कितना डालूंगा मैं? 1500, ओपनिंग 100, परचेजेस 1100। ठीक है, सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूं? अब देखो, अब ये सिचुएशन देखो। हाँ, 100 रुपये एक ओपनिंग था, 1100 रुपये मेरे, तो मेरे टोटल गुड्स पड़े थे 1200 के। क्या मैंने इस 1200 में से 1200 बेच दिए थे? 1200 के वर्थ के गुड्स नहीं बेचे ना, मैंने सिर्फ अभी 800 के बेचे हैं। ये जो सेल आ रही है ना, ये 800 वाली है, ये 1200 की नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखता, मान लो, ठीक है, नहीं लिखता, प्रॉफिट कितना निकलेगा? बात समझना। 1200, ये यहाँ पे 1200 आ रहा है, यहाँ 1500 आ रहा है, 300 रुपये मेरा प्रॉफिट आ गया। क्या मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट 300 है? मेरा एक्चुअल प्रॉफिट तो 700 है। क्योंकि ये 1200 के 1200 सारे नहीं बिके, सिर्फ 800 रुपए के बिके हैं। तो जितने नहीं बिके वो तो डालना पड़ेगा ना यहाँ पे, जिससे क्या होगा? ये प्रॉफिट 700 आ जाएगा। ध्यान से सुनना एक बात, 1200 में से 800 के गुड्स मैंने बेच दिए, 400 के जो नहीं बेचे, 400 के जो नहीं बेचे, अगर मैं उसको अकाउंट फॉर नहीं करता, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं डालूंगा ना, तो ये लगेगा और ये कैलकुलेशन निकल के आएगी कि जो सारे के सारे गुड्स बिक गए। अब बताता हूँ क्या रहा है एक्चुअल में। क्या हो रहा है एक्चुअल में? ये हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग 100, परचेजेस 1100 माइनस क्लोजिंग 400, कितना है? 800। जो बिका 1500 का, तब आया प्रॉफिट 700 रुपये। समझे? इसी को कहते हैं हम कंजम्पशन, COGS। समझे पॉइंट? समझे कि अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ना डालूं तो मैं ये दिखेगा कि मैंने पूरे 1200 बेच दिए हैं, पर नहीं बेचे मैंने बेचे तो सिर्फ 800 के है ना, उसका प्रॉफिट 700 निकला है। ठीक है, इसलिए मैं दिखाता हूँ। और बैलेंस शीट में तो मुझे दिखाना ही है क्योंकि मेरा स्टॉक पड़ा है। समझे? तो ये पॉइंट मुझे आपको बताना था। कल को कोई भी पूछा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है, तो क्यों आता है? क्योंकि कंजम्पशन दिखाने के लिए मुझे क्लोजिंग स्टॉक लेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक टच करते हैं, अब बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में तुम्हें बस आज टच बेस कराऊंगा, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बैलेंस शीट, इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर फॉर शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन of the business, summarizing its assets and liability as at a given date. Most important,
एक दिन के लिए, एक दिन की बात हो रही है बस यहाँ पे। उस दिन क्या सिचुएशन थी, बस कुछ नहीं देखना। एक दिन ना पीछे ना अगले दिन, 31/3 को क्या था सिचुएशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड द बैलेंस शीट बिकॉज इट इज द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट दैट आर नॉट बीइंग ट्रांसफर टू ट्रेडिंग पीएनएल। जो ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं गए, उनका जो बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस से उठ के बैलेंस शीट में गया, इसलिए उसे बैलेंस शीट बोला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस इन द ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट टू द कैपिटल। आप देखो जैसे कि मैंने ऊपर भी करा, हमने यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आया, जैसे हमने इस क्वेश्चन में करा था, देखो कहाँ गया इस क्वेश्चन में, ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आया था, ये मैंने क्या करा, सीधा उठाकर प्रॉफिट में ऐड कर दिया कैपिटल में, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हुआ ये ओनर की कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, वो भी उसी का पार्ट है। अ फ्यू पॉइंट्स टू हाईलाइट हेयर। अब देखो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का कोई फॉर्मेट नहीं है बैलेंस शीट का। कंपनीज के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, शेड्यूल 3 में कंपनीज एक्ट के पार्ट 1 में दिया हुआ है, पर सोल प्रोप्राइटर के लिए कुछ नहीं है। तो हमने ये चलता आ रहा है, तो हम इसी को ऐसे लेते चलेंगे, लाइबिलिटीज लेफ्ट साइड, असेट राइट साइड। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी, कोई अकाउंट नहीं है डेबिट क्रेडिट वाला, ये स्टेटमेंट है बेसिकली, ठीक है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है, बैलेंस, अब तुम ये नहीं कह सकते कि इसकी लेजर पोस्टिंग कर दूंगा मैं, ठीक है, ये एक अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। ये लिखा नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, दिस कंपनीज के लिए फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है। हम जो पढ़ेंगे वो इस फॉर्मेट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट एज एट दिस, लाइबिलिटीज आ गई, असेट आ गया। अलग अलग लाइबिलिटीज मैंने दी हैं। लाइबिलिटीज इसको लिखना नहीं है, पर ये ध्यान रखना है प्लस इक्विटी भी होता है इसमें, लिखना नहीं है, ध्यान रखना, पर होता है इसका मतलब। इक्विटी मतलब कि ओनर की कैपिटल जो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट था उसका प्रॉफिट यहाँ उठ के आ जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट मतलब कि जो लॉन्ग टर्म होती हैं, लॉन्ग टर्म लोन, 10% डिबेंचर एग्जाम्पल है। करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म होती है, 1 साल के अंदर खत्म होंगी, क्रेडिटर, ट्रेड पेबल्स। ऐसे ही असेट, नॉन करंट असेट, फिक्स्ड असेट, इंटेंजिबल असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस जो दिए गए हैं, ठीक है। करंट असेट, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, कैश, स्टॉक ही वही वाला है, क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया 31/3 को हमारे पास कुछ स्टॉक बचा होगा, वो डालना है, ठीक है। तो ये बस एक फॉर्मेट है, और आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे।